अब आपके बच्चे गलत इलाज से मर जाएं और डॉक्टरों की कोई जिम्मेदारी भी ना हो, ये तो ऐसा तो पहली बार हो रहा है। पहली बार ही हो रहा होगा या ऐसा होता रहा आपके साथ पहले कभी? आपको कह रहे हैं कि आप बीमारी फैलाते हो, इसीलिए आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको पूरी दुनिया की चिंता है, तो जो किसान आत्महत्या करने लग रहा है उस किसान की चिंता कौन करेगा फिर? मान लो कर्जे की वजह से कोई बेघर होने लग रहा, उस आदमी की चिंता कौन करेगा? उसकी चिंता करने का फर्ज भी तो सरकार का ही बनता होगा जी। ले भाई ले जा, क्यों जी? उसकी भी तो फिक्र वो ही करेगा। मैंने अपने उस दिन मैं बैठा बैठा देखने लग रहा था, तो मैंने आंकड़े देखे। आप लोगों को ये आंकड़े इस वीडियो से आप नोट करके अरे न याद कर लियो, बता दियो, मोटे मोटे 2-4 आंकड़े बता दियो। 2-4 आंकड़े में सामने वाले के जो डॉक्टर हैं, जो आपके घर में वैक्सीन लगवाना हो या कोई जबरदस्ती करे, जो कर मान ले जिस दिन भी कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी आपको बोलता है ना, हम तो आपके फायदे की बात कर रहे, अल्ले टक देसी पकड़ लो उसने, तो मेरा फायदे की बात कर रहा है ना, हमारे देश के फायदे की बात कर रहा है ना। तो एक बार बता दे, जो केस है ना 2 लाख मलेरिया से, 5 लाख शुगर से, 2 लाख किडनी से, 9 लाख के करीब कैंसर से, 3 लाख लीवर की बीमारी से, 7 लाख ब्रेन हेमरेज से, 9,000 टाइफाइड से, 2 लाख रोड एक्सीडेंट से, 10 लाख कुपोषण से, 1.5 लाख आत्महत्या, 30,000 मर्डर केस, 60,000 प्राकृतिक आपदा से, 16 लाख आदमी फूड पॉइजनिंग से, और 1 लाख लोग डिप्रेशन से, और 25 लाख बच्चा मात्र 3 चीजों से मरता है, कुपोषण से, गलत इलाज होने से और इलाज ना होने से। इसका इलाज क्यों करेगा भाई? मतलब बीमारी होने से पहले तो सरकार को आपकी बहुत चिंता है, और बीमारी होने के बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी है। फिर चाहे मकान बिको, चाहे दुकान बिको, चाहे घर बिको, चाहे किडनी बेचनी पड़ो, चाहे आंख बेचनी पड़ो, फिर वह जिम्मेदारी फिर आपकी। न्यू कह रही है ना सरकार। ऐसे दोगली सरकारों से आपको बिना लड़े काम चलेगा क्या? एक दिन देखो, ये आपकी गर्दन पर पैर रखे हुए हैं, या कह लो गिट्टी पे गुंठाई न दर रखा है, थोड़ा थोड़ा ये दबान लग रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? दबाते जाओ, दबाते जाओ। आपने बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट सुना है कभी? या बात मेरे पे पूछ लियो कि इंदिरा गांधी को नसबंदी करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। पहले यो फरोग वाला बता दो, कहते मैं भूल जाऊं, बीच में बोल पड़ी ना, कोई इंदिरा गांधी गड़ी रहेगी, ठीक है नहीं? तो बॉइलिंग फ्रॉग एक्सपेरिमेंट किस किस को पता है? बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। 6-5-7 लोग, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता, तो मैं बोल देता हूं, इसलिए बोर ना हो जाओगे बाकी के। एक मेंढक को यदि किसी बर्तन में पानी के किसी बड़े टब में अगर रख दिया जाए और नीचे से बर्तन के नीचे आग लगा दी जाए और उस पानी को गर्म करते रहें, तो वो मेंढक की खासियत क्या है कि पानी में, वो पानी की क्या खासियत होती है कि जो जोहड़ का, तालाब का, झील का पानी होता है, ऊपर अगर गर्म हो तो नीचे थोड़ा ठंडा होता है। और अगर कहीं पानी गर्म पानी में अगर चला जाए, वो ये जैसे अपनी जीरी में दिन में गर्म करांगे अगर पानी आप दान में ना, तो सूरज मतलब रोशनी जो है वह उसको गर्म कर देगी जब पानी देवांगे आप खेत में। तो खेत में पानी खड़ा है, उसमें मेंढक भी है, तो रात में वो मेंढक उस खेत पानी में है, दिन में वो पानी गर्म हुआ धीरे धीरे सूरज की गर्मी से, तो मेंढक उस गर्म पानी से बाहर नहीं भागता। मेंढक क्या करता है, उसके अंदर वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके अंदर अपनी आग जला लेगा और अंदर शरीर को गर्म कर लेगा। जैसे सर्दियों में आपको घी खाना पड़ता है, लड्डू खाने पड़ते हैं, क्योंकि उसको हजम करने के लिए अंदर आग जलेगी तो शरीर गर्म रहेगा। कह नहीं करें आप कि ये चीज खाओ तो शरीर गर्म रहेगा। इसी तरह से वो मेंढक क्या करता है, अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेगा। मेंढक के शरीर का तापमान बढ़ता रहेगा, जो जो उधर पानी का बढ़ेगा मेंढक अपना बढ़ाता रहेगा, पानी का बढ़ेगा बढ़ाता रहेगा, पानी का बढ़ेगा बढ़ाता रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा
जब मेंढक के लिए पानी का तापमान सहन करना मुश्किल हो जाएगा। अब मेंढक बाहर कूदे बिना जान नहीं बचेगी, ऐसा सोचकर कूदने की कोशिश करेगा और उसका अल्ले ही नहीं जावे, उसका क्या हाल होगा? जुड़ सापना हो रहा, सारी ऊर्जा तो जो पानी गर्म हुआ था उसमें फूक दी। इनके बड़ा आपके गए लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं बोले, जीएसटी आ गया, कुछ नहीं बोले, दुकान बंद होगी, कुछ नहीं बोले, एमसीडी वाले सामान ठा के ले गए, कुछ नहीं बोले, बैनर ठा के ले गए, कुछ नहीं बोले, रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ नहीं बोले, महंगा कर दिया, कुछ नहीं बोले, घर के पीछे खत्म हो गए, कुछ नहीं बोले, घर की किस्त देने का ब्योंत तो नहीं रहा, कुछ नहीं बोले, ग्रामी साथ जमा था वो दे दिया, और जमा था वो दे दिया, घराड़ी की गुंठी थी वह भी दे दी, और मोटरसाइकिल बेचनी पड़ी वह भी बेच दी, कार बेचनी पड़ी वह भी बेच दी, इन सब कुछ बिक गया, इन कहीं तो घर नीलाम होएगा पक्का नहीं बड़े दीदी, इन छलांग लाने का ब्योंत नहीं बड़ा कि नहीं बड़ा, नहीं बताओ। ये जिन लोगों के भी इस लेवल पे आ गए कि मकान की कुड़की के लेवल पे जो आदमी आ गया है ना गांव में, वो उस बॉइलिंग फ्रॉग में उन्हें अपनी सारी ऊर्जा उस गर्म पानी के साथ तापमान एडजस्ट करने में ला दी, और ईद बोलने का ब्योंत नहीं रहा, और किसी संगठन ने बाता का बेरा को नहीं, जनता सरकार मोर्चा के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं, तो कम से कम कट्ठे तो सपीटता हो जाओ ही वे, हैं कि नहीं? ईद सारा देश बॉइलिंग वाटर एक्सपेरिमेंट पा लिया है, और ये बापा मतलब बिल्कुल एंड में। इसलिए इस समाज से जब आप बात करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि सारा समाज परेशान हो चुका है पहले से ही, सारा समाज लड़ने के लिए भी तैयार है, यदि आप उसको ये यकीन दिला पाओ कि जो नेतृत्व कर रहा है वो गलत आदमी नहीं है। अब मैं तो पहला है कि मैं तो गलत आदमी हूं, इसका मतलब नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? टुकड़ों में करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को हमेशा अपनी ताकत को बांट के रखना पड़ेगा। अगर इस ताकत को दूर तक लेकर जाना है, जैसे अगर किसी टैंकर में दूध भरना है, पानी भरना है, 1 लाख लीटर पानी भरना है, मैं भी नहीं कहूं ना 1 लाख मानस, 1 लाख लीटर पानी या दूध भरना है, और उसमें टैंकर में भर दिया, और टैंकर ब्रेक लग दे तो आगे मुंदा मरेगा, और स्पीड दे दे पाछे मुंदा मरेगा, और कट मार दे परली साइड मुंदा मरेगा, और इस साइड मोड़ दे पर मुंदा मरेगा, मरेगा ही मरेगा। क्यों जी? गलत तो नहीं कह रहा? इससे बचने का एक तरीका है, उस टैंकर में 50-50 लीटर की या 100-100 लीटर के या 20-20 लीटर के खाने बना दो, वो सारा दूध उन खाने में पड़ा रहेगा, इन सारा का सारा दूध उस पूरे टैंकर को इधर उधर, कोई दूध न्यू ना ले रहा, कोई नून, तो वो टैंकर बिल्कुल स्टेबल रह करके आराम से कितना ही लंबा सफर तय कर लेगा। मैं 20-20 आदमी 20-20 लीटर के मैं टैंकर के कहूं, वह जो 20 आदमी मैं कहूं वो आपकी ताकत पड़ी है, वह ताकत पड़ी है। दूसरे संगठन क्या करते हैं? आपकी ताकत को इकट्ठा करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इस संगठन की खासियत क्या है? हम किसी ने बताते नहीं हम कितने ताकतवर हो लिए। अभी एक बात पता चली मेरे को, कैथल में आज तक एक भी गाड़ी की रिकवरी नहीं हुई, वो नहीं हुई, पोजेशन नहीं होया, जबरदस्ती लेके नहीं गए ना रिकवरी वाले, बैंक वाले गाड़ी नहीं उठा सकते। अब बैंक वालों ने एक नया हथकंडा अपनाया, बैंक का एक आदमी अपने साथी को बोला कि मैंने कुछ सामान लेके जाना है, बुकिंग कर ली गाड़ी की बुकिंग करके सामान ले जाने लग गया। बुकिंग पहुंच गई रोहतक ले जाके सीधी यार्ड में बांट दी, बलाड़ा सामान लेके जाना।
बुकिंग भी यार्ड की है करी। समझ गए बात? अब यार्ड की बुकिंग करी, गाड़ी ऑर्डर ले गए, यार्ड में खड़ी करके बोला बात जाएगी। वो तेरे की थाने में गए, गाड़ी खड़ी है रोहतक थाने में गए। रोहतक थाने वाले बोले मारा केस को नहीं, कैथल तक कर रखी। कैथल वाले बोले गाड़ी ऑर्डर खड़ी, मारा केस को नहीं, क्योंकि बैंक वालों ने दोनों जगह पुलिस वालों को पैसा खिला दिया। अब गाड़ी वाले अब यार्ड से जबरदस्ती कैसे लाएंगे? वहां चोरी का केस लागेगा अगर उड़े चले गए जबरदस्ती करने। पुलिस वाले बैंक वालों के साथ हैं और बैंक वालों ने धोखा कर लिया। अरे लोग कसूरवार देवेंद्र ने कहेंगे उसकी गाड़ी कटवा के छटवा के दिखाई देना। बता भाई मैं कह रहा हूं भाई धोखा करके लेके गए ना। इस धोखे का इलाज तो संगठन है कि अगर कल को सारे जने थाने में जाके खड़े हो जाएं, कि अगर थानेदार को सिर्फ अपने वकील साहब लीड कर ले, जाके उस थानेदार तक बस इतनी सी तो बात कहनी है कि रे गधे, गधा कहना पड़ेगा, क्योंकि जो थानेदार ये कह रहा है कि मेरे थाने का केस नहीं है, या तो वो गधा है या वो हराम की औलाद है। क्योंकि इस देश के अंदर कानून है कि केस चाहे तमिलनाडु का हो, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने कैथल में आ गया है तो उस थानेदार को वो रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी। गलत कह रहा हूं मैं वकील साहब? इसका मतलब जो थानेदार ये कह रहा है कि मैं तेरा केस नहीं लूंगा, वो हराम की औलाद है। नहीं है तो बताओ। जब पूरे देश के अंदर कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करनी ही चाहिए उसको, जब उसका फर्ज है, उसने पैसे ले रखे, तनख्वाह लेता हुआ हमारे पैसे से, तो ऐसा आदमी जब देश की जनता के साथ धोखा करता है तो अंदर से आग लगती है कि क्या करेंगे, थानेदार के दड़ाक मारेंगे तो आतंकवादी बना देंगे। हैं? अरे ना जब प्यार का बोला तो हरामजादे नु कह देंगे हम तो नौकरी करते हैं, हम तो नौकर हैं। अगर थारा हॉस्पिटल में गो खाने देगा तो खा लोगे क्या तुम? गलत काम कैसे कर दोगे तुम उसके कहने से? भाई आदेश का पालन नहीं है, तुम्हारी रिश्वतखोरी है, तुम्हारी करप्शन है ये। और इस लेवल पे इस देश के अंदर करप्शन है कि देश के हर आदमी को उठना पड़ेगा। तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारी औलादों का सत्यानाश करेंगे ये लोग, करेंगे 100%। ये तुम्हारे को उबाड़ उबाड़ के चेक करने लग रहे हैं, देखा कितने कब तक नहीं बोलेंगे, देखे कब तक नहीं बोलेंगे। एक दिन तो बोलना पड़ेगा ना, और कितनी गुलामी सहन करोगे? एक दिन तो बोलना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 60 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा, अगर 60 किलोमीटर दूर है तो अपने अधिकारों के लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। अब वो जो उस गांव के आदमी से जब आप बात करोगे, और जब आप, मैं जो बात कह रहा हूं ना, ये सारा का सारा खेल मैं इसको आखिर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ले जाके जोड़ देता हूं। उसके पीछे जोड़ने का कारण ये है कि वो अंग्रेज जो इस देश को पहले सेना के बल पर और पुलिस के बल पर और गुंडों के बल पर कैद करना चाहते थे और गुलाम बनाना चाहते थे, वही लोग अब दोबारा से आ रहे हैं पूंजीपति और नेताओं के शक्ल में। यानी जो भी पॉलिटिकल आदमी है, जो भी आदमी आज के टाइम पे राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, और अगर वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो इस पेंडेमिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो खेती के कानूनों के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो आपका पानी खराब कर रही है कंपनियां नीचे रिवर्स बोर करके उसके खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो कैंसर के अस्पतालों के खिलाफ नहीं बोल सकता, अगर वो वैक्सीन के इफेक्ट के ऊपर नहीं बोल सकता, अगर वो आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे नहीं बोल सकता, अगर वो गाड़ियों को 10 साल और 15 साल वाली गाड़ियों को बैन करने के नाम पर नहीं बोल सकता, जो पोल्यूशन के नाम पर गंदगी फैलाते हैं, जो कहते हैं कि एक पेड़ लगाने वाला तो पर्यावरण हो गया, उसको तो देते हैं फंडिंग एक पेड़ लगाने वाले को तो, और वहां 3-3 लाख पेड़ एक साथ में काट देते हैं, उनके ऊपर कोई नेता नहीं बोलता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलती। असली चोर वो हैं आपके, जो आपके बच्चों की मौत पे कुछ नहीं बोलते, जो आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर आपके साथ जबरदस्ती करते हैं। बोला मेरे बच्चे के वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल का मास्टर जबरदस्ती कर रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर जबरदस्ती कर रही है। हद हो गई यार। 4000 रुपए लेने वाली, वो भी विदेशों से फंडिंग लेने वाली आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को विदेशों से फंडिंग मिलती है। पता है क्या आपको? ये बीजेपी वाले इसी तरह से हमारे को बोलते हैं ना विदेशों से फंडिंग। मेरे को तो आज तक 1 रुपया विदेश से कोई पैसा नहीं आया, मेरे तो समाज के लोग मेरे तो काम चलाते हैं। लेकिन मैं गारंटी से ये कहता हूं,
साबित करे, कोई सीएमओ, कोई हेल्थ मिनिस्टर या सरकार का एक आदमी बता दे कि आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा अगर विदेश से ना आता हो तो बताओ, तो विदेशी आदमी आपको पैसा क्यों देगा? ताकि देश को बर्बाद करना, इसलिए देगा। आपको वो टेक्नोलॉजी क्यों देगा? क्योंकि आपके हाथ की कला को बर्बाद करना, इसलिए देगा। वो आपके गांव में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों देगा? क्योंकि उसने आपके गांव के जोटे और बड़द और आपके खाकड़ खत्म करने, इसलिए देगा। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी ना आंगनबाड़ी वर्कर की, वो कह रही है कि उस गांव में ज्यादा लड़के हो गए और मेरे ऊपर मुकदमा हो गया आशा वर्कर पर, उसकी गलती है, उसका नाम है कि ज्यादा लड़के होने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेल ज्यादा ना हो। अगर आप टिक्का धरवाते हो ना तो सब काटड़ी बाछड़ी हो डांगरा के चोटे नहीं रमेंगे तो फिर आगे बीज गढ़ते ले आओगे। यही काम वो अनसा के साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आदमी तो बालक जाम नहीं सकता, औरत जाम सके, लेकिन औरत ने भी बालक पैदा करने के लिए आदमी की जरूरत पड़े, तो आदमी ज्यादा होने ही चाहिए समाज के अंदर। ये तो नियम है, क्योंकि औरत तो, एक औरत जो है वो तो 5 बच्चे पैदा कर देगी, लेकिन अगर पूरे परिवार में 5 आदमी और 1 औरत हो तो एक ही बच्चा पैदा होगा 1 साल में। 5 औरत होंगी तो ज्यादा, तो लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए हमारे समाज के अंदर, बच्चे लड़के कम होने चाहिए वैसे ही हमारे समाज के अंदर। वह लड़के इसे पे कह रहे हैं ना, लड़कियां तो ज्यादा होने का पर्पज ही ये है, कुदरत जब करती है कि अगर आपको वहां जिंदा रखने हैं लोग। अब वो कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या को विस्फोट बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। वो जो इंदिरा गांधी वाला पॉइंट अब यहां है, इस पे पाएगा वो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या विस्फोट और पर्यावरण के नाम पर आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जब वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो अब आपको देखना है कि क्यों हो रहा है। तो कर लो साइलेंट रहे। जो दुनिया के देश हैं जो 1947 से पहले, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो कि आपको झूठ बकाया गया, मैं आपने ये बता दूं, ये बिल्कुल झूठ बकाया गया था। जितने भी किले हैं, आपको क्या बताया किन्होंने बनाए हैं? अंग्रेजों ने बनाए या मुसलमान राजाओं ने बनाए? असल में तो वो इस देश में रहने वाली आबादी ने बनाए थे। राजा कैसे बना लेगा भाई? अभी राजा बना के दिखा दो ना कोई किला, किला कौन बनाएगा? वास्तुकला का, भवन निर्माण कला का, केमिस्ट्री के जानने वाले जानकार लोग बनाएंगे ना ऐसा भवन जो 1000 साल तक ना टिके। वो इंपोर्ट होंगे या वो यहीं से लिए जा सकते हैं? हमारे यहीं के लोगों को मालूम था ना, इसका मतलब वो भवन हमने ही बनाए हैं, वो उन्होंने नहीं बनाए थे। और अब वो ये कह रहे हैं, पहले कहा करते थे कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता था, ऐसा बोला ना आप लोगों को उन्होंने। इसका मतलब आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, या कह लो 400 साल पहले, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ऐसा पढ़ाया गया हमको। अगर 1600 ईस्वी में आई तो वो व्यापार करने की नियत से आई, ये गलत है। भारत में पहले ही व्यापार बहुत होता था। अगर किसी भाई को ना पता हो, हमारी जो किताब है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, हमको आर्थिक मदद देने के लिए आपको वो खरीदनी भी पड़ेगी, बाहर रखी पाओगी आपने आधी छुट्टी में या सामने ले लियो। वो रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, उस किताब के अंदर हमने ये मेंशन किया हुआ है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस दुनिया में इस धरती पे आती है, भारत की धरती पर, उस वक्त भी भारत पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है और सारी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48% हम अकेले भारत से जाता है। कपड़ा केवल भारत से, मसाले केवल भारत से, दाल केवल भारत से, दवाएं, मेडिसिनल जो प्लांट हैं, जड़ी बूटियां जितनी भी बनाने उनको बनाने उनके लिए यहां से पौधे केवल भारत से।
भारत से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चाइना को पता था कि वो हरामखोर लोग हैं, इसीलिए जैसे ही चीन आजाद हुआ, चीन ने अपने आप को एक बंद डब्बे में रख लिया कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, वो दुनिया से कट गया। इसीलिए कभी अंग्रेज चाइना के एंटर नहीं कर पाए। इसीलिए चाइना जब से लेकर आज तक, यानी आज 2025 का साल लगा हुआ है, अगर आज से ठीक 2025 साल पहले जाएं और जाकर के पता करें तो साल 1 जिसको अंग्रेज कह रहे हैं, उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, उस वक्त भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, पहले नंबर पर है। इसका मतलब चाइना और भारत अकेले एक साथ गुलाम होते हैं और लगभग एक साथ आजाद होते हैं। चाइना हमसे पहले हो गया है, तो जिस टाइम पे आजाद होता है, चाइना गेम को समझ करके उसने क्या किया, उसने अपने आप को बंद कर लिया कि अब अंग्रेजों को दोबारा एंट्री नहीं देंगे। और भारत के अंदर चाइना से जो गेम खेला अंग्रेजों ने, भारत में वो सबक लेकर के उन्होंने यहां पर हमारे ही कुछ उनके दलालों को सत्ता सौंप दी कि तुम हमारे हिसाब से राज करोगे, जो हम कहेंगे तुमको वैसे कानून बनाने हैं, जो हम कहें वैसे तुमको देश की जनता को लूटना है, लूट लूट के तुमको कानून बनाने हैं, तो तुम्हारी सारी संपदा हमारे पास आ जाएगी। आज के टाइम पर अपनी हालत ये हो चुकी है कि कुछ दिन पहले आपने यदि एक अखबार की कटिंग पढ़ी हो जिसमें देश की सरकार के जिम्मेदार आदमी ये कह रहे हैं कि हमारे पास अनाज की किल्लत होने वाली है और हमें आयात करना पड़ेगा। देखी किसी ने वो खबर अखबार में? हाथ खड़ा करना जरा जिसने देखी हो। देखी है, इसका मतलब मेरे अकेले ने नहीं देखी। तो आपने वो खबर देखी है कि आयात करना पड़ेगा। और पीछे जब अनाज पैदा हुआ था तब ये खबर थी कि देश में बम्पर पैदावार हो गई है, पैदावार ज्यादा हो गई है, इसलिए किसान को कीमत नहीं मिल सकती। कितनी पैदावार हो गई? जितनी इस देश को खिलाने के लिए 5 से 7 साल तक काफी है, इतनी पैदावार 2024 में अपना किसान पहले से ही कर चुका है। यानी 5 साल का राशन वो पैदा कर चुका है। और देश की सरकार इसी साल कह रही है, अगली गेहूं की फसल आने से पहले, कि भाई फसल पैदावार जो अभी अनाज की किल्लत है, अनाज की किल्लत कहां है पता है? FCI के गोदामों में। जो 3 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर मैं कहा करता था कि 40 लाख टन बचा हुआ है, 40 लाख टन बचा हुआ है, वो 40 लाख टन आपको 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो खुआ के उन्होंने खत्म कर दिया। अब अनाज केवल और केवल ये साइलोज पे पड़ा है और इन साइलोज के आसपास इन्होंने रोड बना दिए हैं। जब गांव भूखा मरेगा, गांव को डिलीवरी देने के लिए बड़े बड़े ट्रकों के लिए ही ये रोड बनाए गए हैं। आपने तो ये रोड मांगे नहीं थे, आपकी साइकिल को तो ये चढ़ने भी नहीं देते, आपकी मोटरसाइकिल और आपकी बुग्गी तो इन पर चढ़ भी नहीं सकती। जिस किसान की जमीन है उसी की मोटरसाइकिल उस पर चढ़ नहीं सकती। ऐसी तंत्र व्यवस्था अंग्रेजों की नहीं होगी तो किसकी होगी? भाई आपकी होगी तो आपके लिए बनेगी ना वो, लेकिन आपके लिए तो वो है ही नहीं। लेकिन डिबेट में नहीं आएगा सरकार का आदमी। तो असली खेल क्या है? उस नोटबंदी के पीछे, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के पीछे, आपको लोन देने के पीछे, आपके घरों की कुर्की करने के पीछे, गांव का शहरीकरण करने के पीछे, आपको वैक्सीनेशन देने के पीछे, गाड़ी पे नंबर प्लेट लगने के पीछे, पुरानी गाड़ियां बैन होने के पीछे, सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घरों में आने के पीछे, कंक्रीट के जंगल घरों में बनाने के पीछे, खेतों के पेड़ काटने के पीछे, और आपके बच्चों को बचपन से लेकर के, बल्कि गर्भ से लेकर के दवाइयों पर दवाई, वैक्सीन पे वैक्सीन देने के पीछे जो खेल है, वही खेल है जो चाइना समझ करके इंग्लैंड को बैन कर दिया, अमेरिका को बैन कर दिया और पूरी दुनिया के पूंजीपतियों को बैन कर दिया। क्योंकि इस पूरी धरती पर एशिया का दक्षिणी भाग, जिसको अखंड भारत का नाम ये RSS वाले और राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले बोलते हैं, ये लोग, ये जो भारत का हिस्सा है,
जो भारत बोलते थे पहले, जिसको इंडियन कॉन्टिनेंट बोलते थे अंग्रेज, वो हिस्सा, और चाइना भी उसी में आता है, एशिया के दक्षिणी भाग में आता है। एकमात्र ये हिस्सा ऐसा है पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसलिए ध्यान देना कि मेरा भारत महान क्यों है, इसीलिए ये बताना हमारे देश में 140 करोड़ की पॉपुलेशन भी ज्यादा क्यों नहीं लगती, इसीलिए हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन भी ज्यादा क्यों नहीं है, और यही पॉपुलेशन अगर अमेरिका में हो जाए तो वो ज्यादा क्यों है। अब अमेरिका का साइज भारत के साइज से कई गुना बड़ा है, लेकिन वहां अगर यही पॉपुलेशन हो जाएगी तो पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। भारत में क्रैश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यही एकमात्र एरिया है जहां सारी की सारी ऋतुएं हैं, सारे के सारे मौसम हैं, सारे की सारी जलवायु है, समंदर भी, रेगिस्तान भी, पहाड़ भी और जंगल भी, और समतल इलाका भी, रेतीला इलाका, मतलब जैसा इलाका पूरी दुनिया में संभव है वो सारी चीज भारत में है, अकेले में। इसीलिए धरती पर होने वाली प्रत्येक जड़ी बूटी हमारे जंगल में उग सकती है। कुछ जड़ी बूटियां मणिपुर में उगेंगी तो कुछ शिमला वाड़े में उग जाएंगी, कुछ हमारे गांव के जंगल में उग जाएंगी, कुछ गोवा के आसपास उगेंगी, कुछ केरला में उगेंगी, कुछ राजस्थान में उगेंगी। जिस जगह पर जिस व्यक्ति को जैसी बीमारी होने लगेगी वहां पर उसके इलाज के लिए जिस भी तरह की वनस्पति की आवश्यकता है वैसी उग जाएगी। ऐसी जलवायु भारत की है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां सूरज का आना जाना, उसका उगना और उसका छिपना हमारे शरीर की क्लॉक से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसीलिए ना तो कभी यहां खाने की दिक्कत हो सकती, ना जानवरों के लिए ना इंसानों के लिए। इसीलिए सारे जानवर हो सकते हैं भारत के अंदर और सब इंसान जी सकते हैं। ना कभी पहनने की दिक्कत हो सकती। व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है भारत के अंदर पहले से ही वो सब व्यवस्थाएं दी हुई हैं। इसीलिए यूरोपियन लोगों को, जिनके ऊपर बैठा है इजराइल को भारत चाहिए, भारत की जमीन चाहिए, वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आपके गांव में जो जोहड़ खुदाई हो रही है, निर्मल सरोवर योजना, वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत हो रही है। तो जैसे आपके सड़क के ऊपर जो भारतमाला का प्रोजेक्ट है ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जो आपका मेट्रो का प्रोजेक्ट है ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जो आपके डंगरों को टिक्का धरवाने वाला जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये इजराइल की टेक्निक है। जो आपके सब्जी के, फलों के जो रिसर्च के केंद्र हैं वो सारे इजराइल के केंद्र हैं। HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीजों के ऊपर जितनी रिसर्च होती है, डंगरों के ऊपर जितनी रिसर्च NDRI में होती है, वो सारी रिसर्च इजराइल की है। आपके मोबाइल की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की है। आपकी वैक्सीन की सारी वैक्सीन की टेक्नोलॉजी इजराइल की है। आपके खेत में चलने वाले ड्रोन की टेक्नोलॉजी इजराइल की है। बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी इजराइल की है। घूम के जाओगे तो वही यहूदियों का ही नाम आएगा लास्ट में आकर के। तो यदि ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजराइल की है और इजराइल को ही पूरी धरती पर कब्जा करना है, पोप कह रहा है पूरी दुनिया की आत्माएं हमारे अंडर आती हैं, हम भारत ईश्वर के जो हैं हम डायरेक्ट वो हैं, कनेक्शन मतलब ठेकेदार, बेसिकली बीच के बिचौलिए हैं, हमारे तक सीधी बात करा कर भगवान, इसलिए सबको हमारी बात माननी पड़ेगी। ये इजराइल कह रहा है। और इजराइलियों के इस खेल को तोड़ने का काम सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने किया है। क्योंकि इजराइलियों का जो हथियार है, इजराइलियों का हथियार है नशा। पहले था शराब, अब सूखा नशा भी देने लग गए, सिनेमा और ब्याज। और जब मुसलमानों ने इस खेल को समझा तो उन्होंने तीनों चीजें अपनी कुरान में हराम कर ली।
देखो, धरती पर इंसान तो इजराइल के होने से पहले और मुसलमान के और हिंदू के और भारत के होने से पहले है। इंसान तो सबसे पहले होगा ना। जात बरादरी नाम तो बाद में दिए गए होंगे, मैं फलाने का, मैं ढिमकाने का, मेरा नाम देवेंद्र, मेरा यो, तो नाम तो बाद में हुआ पैदा होने के बाद। लेकिन इस धरती पर जीव जंतु और वनस्पति और इंसान तो बहुत पहले से है। तो जब यहाँ इतने अरसे से इंसान है, इतने अरसे से सभ्यता रह रही है, तो अब इजराइल कैसे कहेगा कि मैं तुमको जीवन जीने की कला सिखाऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा तुमको कौन सी वैक्सीन लगानी है, मैं तुमको बताऊंगा खेत में तुमको सिंचाई कैसे करनी है। जिस टाइम पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तो हमारे पास 20 फुट पे पानी है, तब तो हम सवेरे जावा दोपहर तक नलका ला के खेत में ट्यूबवेल लगा के आ जावा, तो जितनी जरूरत हो निकाल लेंगे। और अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब 1000 फुट पे पानी चला गया, 1000 पे नहीं चला गया, 400 फुट 500 फुट तो नॉर्मल हो रहा है, 300 फुट तो 1200 फुट हो रहा है पानी। तो इसका है कितने में 500 पे मोटर। अब जो नेता, जो संगठन, जो व्यक्ति इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता,